कंफ्यूज लीडर के रूप में ट्रोल होने से लेकर भारत जोड़ो यात्रा में 4000 किलोमीटर चलने तक राहुल का सफर एकदम पॉलिटिकल ड्रामा से कम नहीं था। इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे राहुल गांधी की इमेज ट्रोलिंग से बढ़कर मास लीडर तक बन गई, कैसे वो डाउनफॉल और क्रिटिसिज्म के सफर से ट्रांसफॉर्मेशन तक आ पहुंचे। राहुल ने अपनी पॉलिटिकल जर्नी 2004 से शुरू की, जब उन्होंने अमेठी से इलेक्शन लड़कर जीत प्राप्त की। धीरे धीरे आने वाले सालों में उन्हें जिम्मेदारी मिलती गई। 2007 में जनरल सेक्रेटरी, 2013 में वाइस प्रेसिडेंट और 2017 में प्रेसिडेंट घोषित किए गए। यूँ तो बीजेपी देश में 2014 से ही सत्ता में है और कांग्रेस को उस समय सिर्फ 44 सीट ही मिली थी। राहुल अमेठी से तो जीत गए थे, लेकिन कांग्रेस की करारी हार के बाद उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट के पद से रिज़ाइन देने का विचार पार्टी के सामने रखा, लेकिन कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। हालांकि उसके बाद राहुल गांधी ने 2019 के इलेक्शंस की तैयारी शुरू की। उन्होंने जनता से कई वादे किए कि अगर वो मेजॉरिटी में आएंगे तो कौन से स्कीम्स लाए जाएंगे। उनमें से एक वादा था 22 लाख सरकारी नौकरी देने का। राहुल ने पीएम मोदी पर भी कई आरोप लगाए और उस समय एक स्लोगन भी निकाला, चौकीदार चोर है। लेकिन इलेक्शन रिजल्ट्स ने राहुल का साथ नहीं दिया। कांग्रेस को पिछली बार से 8 सीट ज़्यादा मिली, यानी 52 सीट। राहुल वायनाड से जीत गए, लेकिन अपनी सबसे पुरानी सीट अमेठी से वो स्मृति ईरानी के सामने लगभग 55,000 वोट से हार गए। लगातार 2 बार हारने के बाद राहुल ने प्रेसिडेंट पोजीशन से रिज़ाइन कर दिया। 2019 के बाद कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती गई। राहुल गांधी ट्रोलिंग और क्रिटिसिज्म का निशाना बने। कर्नाटका रैली में उन्होंने मोदी सरनेम पर कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिए, जिसके लिए उन्हें डेफेमेशन केस झेलना पड़ा। सबके नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे। इस दौरान पार्टी के बड़े नेता जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया, कपिल सिब्बल और गुलाम नबी आज़ाद भी कांग्रेस छोड़ गए। साथ ही पुराना नेशनल हर्ल्ड केस भी उनके लिए टेंशन बन गया। 2022 में ईडी ने उनसे कई बार पूछताछ की। नेशनल हर्ल्ड एक न्यूज़पेपर था, 1938 में नेहरू ने शुरू किया था, जो एजेएल कैंडर था। 2010 में यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड बनी, जिसमें सोनिया और राहुल के 76% शेयर्स थे। कांग्रेस ने एजेएल का डेब्ट यंग इंडियन को ट्रांसफ़र कर दिया, जिसके साथ करोड़ों की प्रॉपर्टी का कंट्रोल भी उनके पास आ गया, वो भी बहुत कम पैसों में। बीजेपी के सुब्रमण्यन स्वामी ने इसे प्रॉपर्टी ग्रैब बोला, जबकि कांग्रेस का कहना है कि इससे कोई पर्सनल फ़ायदा नहीं हुआ और ये केस सिर्फ पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। उसके बाद 2020 की दिल्ली और बिहार चुनाव, 2021 का बंगाल चुनाव और 2022 के यूपी चुनाव में कांग्रेस कम आंकड़ों में सिमट कर रह गई। ऑपोजिशन पार्टीज ने राहुल को इनएक्सपीरियंस्ड और अनसीरियस कहकर पप्पू कहना शुरू कर दिया। आपके अंदर मेरे लिए नफरत है, आपके अंदर मेरे लिए गुस्सा है, आपके लिए मैं पप्पू हूँ, आपके लिए मैं अलग अलग गाली दे सकते हो, मगर मेरे अंदर आपके खिलाफ इतना सा भी गुस्सा, इतना सा भी क्रोध, इतनी सी भी नफरत नहीं है। मैं कांग्रेस हूँ और ये सब कांग्रेस हैं, और कांग्रेस ने और इस भावना ने इस देश को बनाया है। इस बात को आप कभी मत भूलिए, और ये भावना आप सबके अंदर है और इस भावना को मैं आप सबके अंदर से निकालूंगा। वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल जैसे नेता ज़्यादा लाइमलाइट में आने लगे। राहुल के पर्सनल लाइफ पर भी बातें होने लगी, जहां उन्हें अनमैरिड और एलिटिस्ट होने के लिए ताने मारे जाते थे। उनकी फॉरेन ट्रिप्स के लिए भी अक्यूज़ किया जाता था कि वो पॉलिटिकल मूवमेंट्स के दौरान जिम्मेदारी से बच रहे हैं। हालांकि 2019 से 2022 तक उन्होंने मोदी सरकार पर कई प्रतिक्रिया रखी, चाहे वो कोविड-19 क्राइसिस हो, फार्मर्स प्रोटेस्ट या फिर चाइना बॉर्डर टेंशंस। लेकिन राहुल की पॉलिटिकल जर्नी का टर्निंग पॉइंट आया भारत जोड़ो यात्रा से, जो उन्होंने सितंबर 2022 में कन्याकुमारी से कश्मीर तक शुरू की। ये यात्रा 4080 किलोमीटर का सफ़र था, जो 150 दिन में पूरा हुआ। कांग्रेस का कहना था कि ये यात्रा देश के सभी लोगों को जोड़ने के लिए और बीजेपी की डाइवर्सिव पॉलिटिक्स के खिलाफ चलाई गई।
अनएम्प्लॉयमेंट, महंगाई, सोशल हार्मनी और किसानों के मुद्दे इस यात्रा में उठाए गए। राहुल ने अपनी सोशल मीडिया प्रेजेंस भी काफ़ी बढ़ाई। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और लोकसभा में महंगाई, महिला सुरक्षा, किसानों, हेल्थ केयर और करप्शन के मुद्दे उठाकर उन्होंने अपनी पॉलिटिकल जर्नी को एक नया डायरेक्शन दिया। नोटबंदी हुई, जीएसटी लागू किया गया, काले कानून बनाए गए और कोरोना के समय आपने देश की जनता और देश की हालत देखी। वो अंबानी, अडानी जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट पर भी बार बार प्रतिक्रिया देते रहे कि सरकार उन पर फेवरेटिज्म करती है और उनकी वेल्थ शॉर्ट ड्यूरेशन में बहुत बढ़ गई है। 2023 में राहुल लंदन, यूएस और यूरोप भी गए, जहां उन्होंने स्टूडेंट्स, एनआरआई, बिजनेस लीडर और पॉलिटिकल लीडर्स के साथ मीटिंग की। भारत जोड़ो यात्रा की भी बातें शेयर करी। कुछ समय बाद राहुल ने भारत जोड़ो यात्रा की अगली कड़ी, भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत की जनवरी 2024 में। ये मणिपुर से मुंबई तक थी। इस बार यात्रा पूरी तरह पैदल नहीं थी, बल्कि हाइब्रिड थी। बस सर्विसेज का भी इस्तेमाल हुआ। ये राहुल गांधी की स्ट्रैटेजी थी 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए, ताकि पार्टी का इलेक्टोरल एंगेजमेंट बढ़े। राहुल ईडी और सीबीआई के रोल पर भी बार बार बोलते रहे। उनका कहना था कि सरकार इन इंस्टीट्यूशंस का गलत इस्तेमाल अपने फ़ायदे और अडानी के लिए करती है। इन सभी चीज़ों ने कांग्रेस को एक नई पोजीशन दी पॉलिटिक्स में। राहुल की इमेज एक इनएक्टिव लीडर से बढ़कर एक कनेक्टर की बन गई। उन्हें समझ आ गया कि लोगों से जुड़ना, उनके मुद्दे उठाना और ग्राउंड पर रहकर काम करना ही कांग्रेस को नई राह पर ला सकता है। 2024 लोकसभा में कांग्रेस की सीट्स 52 से बढ़कर 99 हो गई। बीजेपी 303 से गिरकर 240 पर आ गई। मेजॉरिटी के लिए 270 चाहिए थी, इसलिए बीजेपी ने रीजनल पार्टीज के साथ मिलकर एनडीए सरकार बनाई। फिलहाल राहुल आने वाले बिहार इलेक्शंस में लगे हुए हैं। हाल ही में उन्होंने वोटर अधिकार यात्रा निकाली 16 दिन 25 डिस्ट्रिक्ट्स में। इसके बारे में और जानने के लिए हमने एक शॉर्ट वीडियो चैनल पर अपलोड किया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक और कमेंट करके अपनी राय बताएं और अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।